हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रिय स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं रेडियो सक्रिय तत्व या बोले पदार्थ, तो उसका पार्ट 2। ठीक है, और रेडियो सक्रिय तत्व को हम लोग एक एमसीक्यू के जरिए समझ रहे हैं। तो आइए एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 28 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 27 तक का ऑलरेडी मैंने डिस्कशन करा रखा है। तो अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रिय नहीं दर्शाता, यानी कि विच एलिमेंट इज नॉट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि कौन सा तत्व है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो आपको पता ही है कि एल्युमिनियम एक बहुत छोटा सा पदार्थ है या तत्व है, तो ये रेडियो एक्टिव नहीं है। जिसका आकार ज्यादा होता है, परमाणु संख्या ज्यादा होती है, वही तत्व जो होते हैं या पदार्थ जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। जबकि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, जो कि बहुत छोटा है, तो ये रेडियो एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो मेरे दोस्त, आपको बता दूं कि बोरॉन रॉड का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बोरॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। देखिए, बहुत ही सिंपल है, जक्रोनियम एक उपधातु है, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। ठीक, फंडा सिंपल है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि जक्रोनियम उपधातु है जिसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक, बोला है कि विघटन नाभिक यानी रेडियो धार्मिक वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए। तो पीबी बोले तो आपको सीसा से बने पात्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। देखिए, बहुत लाजवाब और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। बोल रहा है कि एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। तो आपको बता दूं कि बीटा कण उत्सर्जन होता है तो परमाणु द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो सबसे पहले सी और डी ऑप्शन गलत। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं होता है, बट परमाणु संख्या में एक की वृद्धि भी होती है, कमी भी होती है। जब क्वेश्चन ऐसे जनरली पूछ दे तो एक कमी मारिएगा, लेकिन एक वृद्धि भी कभी कभी होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपका आंसर तो इस प्रकार भी रहा, बट कभी कभी ए ऑप्शन भी सही हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं रहिएगा कि आप तो ये बताए थे ये हो गया। तो मेरे दोस्त, बीटा माइनस भी होता है और बीटा प्लस भी 6 होता है, माइनस बीटा 6 और प्लस बीटा 6, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज हो जाता है। उसको मैं डिस्कस कर देता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर भी अभी फिलहाल के लिए रहेगा। ठीक है, बोला है कि एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। अरे मेरे दोस्त, अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले द्रव्यमान में 4 की वृद्धि हो जाती है, और ये दे रहा है अपरिवर्तित, ये तो पहले नंबर गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी और डी में। तो बोला है कि परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। यहाँ पर वृद्धि दे रहा है, हट गया है फोटो से वृद्धि, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कमी ही होती है। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बोला है कि 11 यानी 22 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या है। तो आप तो हमसे कहोगे कि यार, आप तो बोले थे कि परमाणु संख्या में 1 की कमी हो जाती है, बट यहाँ पर 1 की कमी हो जाने पर नियॉन तो कहूं दिख नहीं रहा है। तो मेरे दोस्त, नियॉन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 बीटा 6 जो हो रहा है, 1 बीटा 6 जो हो जा रहा है, तो 1 बीटा से यहाँ पर प्लस हो जा रहा है, तो बढ़ जा रहा है, मैग्नीशियम बन जा रहा है, 12 हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, जैसे ही प्लस हो जाएगा ई पर माइनस आ जाएगा, और इसे हम लोग बोलेंगे निगेटिव यानी प्लस, सॉरी माइनस। तो यहाँ पर mg हो जाएगा। आपको बताया था कि कभी कभी कमी भी होता है, कभी कभी वृद्धि भी होता है एक का। तो आप लोग ऐसे खोजिएगा, जैसे मैग्नीशियम दिया है तो ठीक है, नहीं तो नियॉन को मारिएगा, 1 की कमी या 1 की वृद्धि, तो वैसा ही ऑप्शन देगा। ये नहीं बोलेगा कि दोनों दे देगा, दोनों नहीं देगा, 1 की कमी या 1 की वृद्धि के अंतर पर ही देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 समझिए, 92 × 236 47 × 234 में कितने अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित होगी। देखिए, अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो पहले नंबर 4 की कमी, यहीं से आप लोग ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो 4 की कमी, तो 36 में से 4 गया 32, और 32 में से 4 गया 28, और 28 में से 4 गया 24,
यानी कि 3 बार अल्फा आपको निकलेगा। तो 3 अल्फा वाला ऑप्शन खोजिए, या तो ए होगा या तो बी होगा, ए तो कैंसिल होगा या तो डी होगा। ठीक है, अब आते हैं बीटा पर कि बीटा कितना उत्सर्जित होगा। तो 87 है तो 88, 89, 90, 91, 92, 5 बीटा की यहां पर कमी हो रही है। ठीक है, तो आप लोग मारिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार में 1 की कमी, 2 की कमी, 3 की कमी, 4 की कमी, 5 की कमी, तो ऑप्शन आपका रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी का क्षरण दर। तो आपको बता दूं कि रेडियोधर्मी का क्षरण दर पदार्थ की मात्रा पर कभी भी डिपेंड नहीं करता है, हमेशा डिपेंड करता है उसके टाइमिंग पर कि टाइमिंग क्या हो रही है, कितना बर्स्ट कर रहा है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को डिटेल्स में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से उस वीडियो को समझ लेंगे। आप हर प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा अपोवर्ती, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल आ भी गया है। ठीक है, बोल रहा है 92 238 को विघटन होकर 91 पीए 234 बनने में कितना अल्फा और बीटा कण का उत्सर्जन हुआ। तो ये तो सबको पता होगा कि एक अल्फा एक बीटा। ठीक है, नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा। ठीक है, अर्ध जीवन काल क्या होता है, यानी आधा जीवन काल मतलब कि किसी पदार्थ का, जैसे कोई पदार्थ है अपने मूल परमाणु के आधा होने में जितना समय लेता है ना, उसी को अर्ध जीवन काल और आधा जीवन काल कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए, बोला है किसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा। मान लीजिए 1 ग्राम है, ठीक है, तो ये आधा हुआ, 70 दिन बोल रहा है, इसका आधा होने में 70 दिन का समय लिया है, तो आधा दिन में हो जाएगा 0.5 ग्राम। ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम है तो आधा दिन में हो जाएगा 0.5 ग्राम, फिर 70 दिन लेगा इसके आधा होने में, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि 0.2, यहाँ पर 0.25 ग्राम। तो कितना समय लिया, आधा होने में 0.5 होने में 70 दिन, और फिर उसके आधा यानी कि 0.25 ग्राम होने में 70 दिन, यानी कि 140 दिन। ठीक है, समझ में आ रहा है, 140 दिन, तो आपका आंसर हो जाएगा 140। इसको हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक से लोग बनाते हैं, मैं भी बना के दिखा देता हूं। उसको 2 के पावर n से कंपेरिजन करना होता है। जैसे 25 ग्राम दिया है तो 25/100 दशमलव हटेगा तो ये हो जाएगा 1/4, और 1/4 का तुलना करेंगे 1/2 के पावर n से। तो 1/4 को आप लिख सकते हैं, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं काला कलर से, 1/4 को आप लिख सकते हैं 1/2 के पावर 2 बराबर 1/2 के पावर n। तो यहां से जनरली n बराबर आ गया आपका 2, और 2 को जितना हाफ लाइफ टाइम पीरियड दिया रहता है, जैसे कि आधा जीवन काल, उससे मल्टीप्लाई कर देने पर आपका आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पर 2 है, 2 को आप 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 140 दिन। देखिए इस प्रकार से एक क्वेश्चन को बनाकर दिखाता हूं, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर है। नेक्स्ट बोला है कि यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन हो तो 4 दिन के बाद उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा। यानी कि आधा होने में उसका रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन हो, आधा होता है 1 दिन में। ठीक है, यहाँ पर 1 दिन में मान लीजिए पदार्थ 1 है तो इसका आधा 1 दिन में हुआ। ठीक है, तो आधा आपका 1 दिन में हुआ तो 1/2 हो गया, फिर आधा हुआ 1/2 दिन में तो 2 दिन हो गया, तो 1/4 हो जाएगा, फिर तीसरा दिन आपका आधा होगा तो 1/8 हो जाएगा, और फिर चौथा दिन बोल रहा है कि 1/2 यानी आधा हो जा रहा है तो 1/16 होगा। क्वेश्चन तो यही ना बोल रहा है कि यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन हो तो 4 दिन बाद उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना शेष रह जाएगा। तो 1 दिन बाद 1/2 रह गया, 2 दिन बाद 1/4 रह गया, तीसरा दिन बाद 1/8 रह गया, चौथा दिन बाद 1/16 हो जाएगा, 1/16 रह गया। तो इसको परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 100 आपसे 4 से 25 बार में, 4 से 4 बार में आपका आ गया 4 6 के 24, यानी 6 सही 1/4, 4 6 के 24 से 25/4। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 सही 1/4। इस प्रकार के और भी वैरायटी के क्वेश्चन आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से इस प्रकार के क्वेश्चन का डिस्कशन अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रहेगा तो आपसे नहीं छूटेगा न्यूमेरिकल। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ये भी क्वेश्चन ही है। बोला है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयुकाल 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग क्षय होने में, 3/4 भाग क्षय होने में बोल रहा है, नहीं बोल रहा है कि 3/4 हो जाता है, 3/4 भाग क्षय होने में। मान लीजिए कि एक है और एक का 3/4 क्षय हो गया तो 1/4 बचा, और आपको बताए हैं कि इसकी तुलना 1/2n से करना है, तो 1/2n से कीजिए, और 1/4 को आप लिख सकते हैं 1 के पावर 1/2 के पावर 2 बराबर 1/2 के पावर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n का तुलना 2 से कर रहे हैं, तो n बराबर आपका 2 आ जाएगा। तो आपको बताए हैं कि n जितना आता है उससे हाफ लाइफ पीरियड यानी कि अर्ध आयु काल में गुणा कर दीजिए। 4 महीना दिया है, n बराबर 2, तो 4 दूनी के 8, सीधे सीधा हो गया, इसमें तो कुछ करना नहीं था। सेम क्वेश्चन नंबर 38 की तरह नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन और होगा, ठीक है, अब नहीं है शायद। बोला कि वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्राग ऐतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए विघटन नाभिकता, हिंदी बड़ा जबरदस्ती है, रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है, यानी कि प्राग ऐतिहासिक बहुत पुराना। तो आपको बता दूं कि यहां पर होता है कार्बन डेटिंग, 1 मिनट कंफर्म कर लेने दीजिए, ठीक, कार्बन डेटिंग का। और पृथ्वी की अगर आयु का आकलन बोले तो यूरेनियम डेटिंग का, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला रेडियो कार्बन काल निर्धारण करने की आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो मेरे दोस्त जीवाश्म का प्रयोग किया जाता है, कि जो बहुत दिन पुराना जो हड्डी होती है उसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जीवाश्म। कभी कभी चट्टान का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन जीवाश्म आपका उपयुक्त में से सबसे एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, ठीक है। बोला है कि रेडियो सक्रियता रेडियो एक्टिविटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, तो इसका खोज प्रयोग किए थे हेनरी बैक्वेरेल, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है, तो न्यूट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक। नेक्स्ट बोला कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, तो परमाणु बम का आविष्कार इसमें से कोई लोग नहीं किया, उसका आविष्कार किए थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ठीक है, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओपेनहाइमर। बट हाइड्रोजन बम का कहेगा, अगर हाइड्रोजन बम का टेलर साहब किए थे, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑटो हॉर्न आंसर दे रहा था लुसेन में, तो ऑटो हॉर्न राजकीय विखंडन से रिलेटेड हैं। 2 लोग थे, एक लुइस ऐसे कुछ करके उनका नाम है, मार्टिन ऐसे कुछ करके, और एक ऑटो हॉर्न थे। तो ये आंसर आपका बिल्कुल गलत है, और आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ठीक है। परमाणु शक्ति षड्यंत्र किस सिद्धांत पर काम करती है, तो विखंडन पर, ठीक। नेक्स्ट बोला है कि किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरणें पैदा होती है, तो मेरे दोस्त हानिकारक विकिरणें पैदा होती है विखंडन अभिक्रिया से, ठीक। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्रोत है, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कृत्रिम रेडियो सर्मिता, एक्स उत्सर्जन। तो आपको पता है कि सूर्य में हाइड्रोजन का संलयन होता है, हाइड्रोजन नाभिक के संलयन से हीलियम बनता है, जिससे चलते बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। बोला है कि नाभिकीय षड्यंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, तो विमंदक के रूप में, ठीक। नेक्स्ट बोला है कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रतिशत दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ आपको है भारी जल। भारी जल बोले तो D2O, जिसका द्रव्यमान होता है 20 AMU। और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि यूपीपीसीएस 2016 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट बोला है कि रेडियो धर्मिता नापी जाती है, तो गीगर मोलर काउंटर से, ठीक। बोला है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो बहुत लोग मार देंगे कि नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, जो कि गलत है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ठीक है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं हटाकर फोटो को दिखा देता हूं, देखिए, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, जो कि एसएससी 2011 में पूछा भी गया है, ठीक। तो आपका आंसर ये रहा। नेक्स्ट बोला है कि हाइड्रोजन बम विकसित किया था, तो आपको तुरंत ही बताए हैं कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार टेलर साहब किए थे, और परमाणु बम का आविष्कार ओपेनहाइमर किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन आवेश में नहीं होता है, मेरे दोस्त, जब गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, तो ठीक है। अल्फा का होता है तो बताइए कि ये, बीटा का होता है तो बताइए कि ये, और गामा का होता है तो
कोई चीज में परिवर्तन नहीं होता है, ना तो द्रव्यमान में, ना परमाणु क्रमांक में, ना ही आवेश में, कुछ में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में रेडियो तत्वों में से किसका प्रयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है? तो Na24 का, Na24 आइसोटोप्स का। तो आपका आंसर हो जाएगा रेडियो सोडियम का। ठीक है, और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि यूपीपीसीएस 2013 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है कि अल्फा बीटा तथा गामा की भेदन शक्ति आपने अवरोही क्रम में है, यानी कि घटते क्रम में, तो गामा का सबसे ज्यादा है, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है, आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी केमिस्ट्री के अन्य टॉपिक आज चैप्टर के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो तो। थैंक यू वेरी मच।